स्वागत है आपका प्रोफेसर अरुण कुमार जी नई धन्यवाद। परख के मंच पर। पिछली बार जब हम लोग मिले थे तो हम लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था, खाड़ी युद्ध से पैदा होने वाले आर्थिक दबावों और भारत सरकार द्वारा इन दबावों के खिलाफ कोई उपयुक्त पेशबंदी न करने वाले प्रश्नों के ऊपर चर्चा की थी। जो बातें हम लोगों ने की थी उसी तर्ज पर ऐसा लग रहा है कि आर्थिक घटनाक्रम का विकास उसी तर्ज पर हो रहा है। अभी हाल ही में थोक महंगाई के आंकड़े सामने आए, उससे पता चला कि जून के महीने में 9.81% थोक महंगाई हो गई, जो पिछले 44 महीनों में सबसे ज्यादा है। जी हाँ। यानी करीब 4 साल में, पौने 4 साल में सबसे ज्यादा है। इसके बाद में जो खुदरा की महंगाई है वो पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा है। ये स्थिति है। यानी सरकार के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिसके जरिए वो देश की जनता को, खासतौर से गरीब जनता को, निम्न मध्यवर्गीय लोगों को, या केवल लोग साधारण रूप से मध्यवर्गीय हैं, उनको महंगाई के झटके से कुछ राहत दे पाए। इसके बाद खाड़ी युद्ध खूब जम के हो रहा है। पिछले 7 दिन से लगातार डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमले किए जा रहे हैं। जितना जवाब ईरान के लिए संभव है उतना जवाब ईरान भी दे रहा है, और उसकी वजह से तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यानी ऊर्जा संकट जैसा फरवरी के महीने में था, तकरीबन उसी दिशा में ऊर्जा संकट पहुंच रहा है। उधर एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मोदी जी बड़े खूबसूरत आदमी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारी उनकी बड़ी पटती है, और ही इज ए टेरिफिक पर्सन एंड हाउ हैंडसम ही इज, हाउ ब्यूटीफुल पर्सन ही इज, ये सब बातें बोलते हैं। दूसरी तरफ उनके यहाँ पूरी तैयारी हो रही है कि जो देश रूस से तेल खरीदते हैं उनके ऊपर 100% टैरिफ लगाया जा सके, इसका एक कानून पास करा लिया जाए, और उसमें भारत भी शामिल है। यानी एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं। एक तरफ आप भारत के ऊपर तरह तरह के दबाव डाल रहे हैं, तरह तरह के प्रपंच रच रहे हैं, तरह तरह से तारीफें भी कर रहे हैं, फिर खींचातानी भी कर रहे हैं कि जो जैसी ट्रेड डील वो चाहते हैं वैसी ट्रेड डील उनको मिल जाए, और दूसरी तरफ भारत के ऊपर 100% टैरिफ लगाने का बंदोबस्त भी वो लगातार कर रहे हैं। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति बहुत ही विषम परिस्थिति है मोदी जी के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, और खास तौर से इस देश के गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए इनके पास नौकरियां नहीं हैं, जो लोग किसी तरीके से कुछ फुटकर काम करके इधर उधर अपना काम चला रहे हैं, उन लोगों के लिए जो कि दिहाड़ी के मजदूर हैं, उन लोगों के लिए जो कि असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और भारत, जैसे कि हम सभी जानते हैं, निम्न आय वर्ग का देश है। अभी कल मैं एक बीबीसी के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, जिसमें गुजरात में नमक बनाने वाले मजदूरों की चर्चा थी, जिनको अगरिया कहते हैं, और जब वो नमक जो बनाते हैं, उस नमक से अरबों रुपए का व्यापार होता है, लेकिन उस व्यापार से उन अगरिया लोगों को कोई फायदा नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग नमक बना रहे हैं, और बिल्कुल अमानवीय स्थितियों में रहकर वो नमक बनाते हैं, और सरकार अगरिया लोगों के कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सारे लोग, वहां के व्यापारी, जो नमक बनाने की मिलों के मालिक हैं वो, और खुद जो अगरिया लोगों के बीच में काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो सब एक ही बात कह रहे थे कि सरकार को कुछ करना चाहिए, सरकार कुछ करना चाहिए। जो कल्याण योजनाएं हैं वो नहीं बन रही हैं, सब कुछ सारा फायदा का फायदा। यानी जो अगरिया लोगों के इलाज के लिए जो डॉक्टर नियुक्त है, वो भी उनका इलाज नहीं करता है, बल्कि उनका इलाज करता है जिनको राजनीति, वहां के स्थानीय राजनेता फोन करके कह देते हैं वहां इलाज करने के लिए चले जाए। यानी सरकार के द्वारा किया गया कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा, और बस केवल यही सब चल रहा है पूरा का पूरा, और परिस्थिति लगातार विषम से विषमतर होती चली जा रही है। अरुण जी। अभय जी धन्यवाद। जैसे आपने कहा, हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वही पिसता है, वही एकदम आखिरी कड़ी है। कैपिटलिज्म में आप देखते हैं कि एक्सप्लॉयटेशन तरह तरह से होता है। वो एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ कैपिटलिस्ट मोड में नहीं होता, वो जितने भी विषम से विषम जो होते हैं मोड, उस तरह से हो सकता है। अगर एक तरह से कहा जाए, बॉन्डेड लेबर एक तरह से स्लेव है, तो मतलब स्लेवरी का भी उठाते हैं। फिर जो फ्यूडल रिलेशनशिप्स हैं उसका भी फायदा उठाते हैं। वो सिर्फ ऐसा नहीं कि प्योर
कैपिटलिज्म वर्कर का ही होता है। तो इसलिए जैसे आपने भी नमक बनाने वालों का जिक्र किया, जो वहाँ पे कच्छ वगैरह में करते हैं नमक का काम, तो उनका एक्सप्लॉयटेशन एक अरसे से चला आ रहा है और वो उसी तरह से चल रहा है, उनकी कोई स्थिति बेहतर नहीं हुई। वजह यह है कि अपने देश में बेरोजगारी बहुत है, और बेरोजगारी होने के साथ साथ होता क्या है कि आदमी को काम नहीं मिलता है, तो जो भी काम उसको मिलता है वो काम करने को तैयार होता है। तो एक तरह से जैसे कि अभी 301 के तहत अमेरिका इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि कहाँ से फोर्स लेबर का जो सामान आता है, और जहाँ जहाँ फोर्स लेबर का आएगा उन पर टैरिफ लगाएगा। तो ये भी तो एक फोर्स लेबर है। अगर आपके पास काम नहीं है, आप गरीब हैं, तो आपको वही करना पड़ेगा जो आपका मालिक कहेगा। तो इसलिए सिर्फ ये नहीं कि वो जो है आपको ये कहे कि भाई आपको ये काम करना है, वो काम, पर आप तो कुछ भी काम करने को तैयार हैं। तो एक तरह से हमारे यहाँ जो आम आदमी की आमदनी है वो इतनी कम है कि उसको ज़बरदस्ती जो भी काम मिलता है वो करना पड़ता है। तो एक तरह से हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो तो फोर्स लेबर का ही काम कर रहा है। तो इसलिए जो उसका एक्सप्लॉयटेशन है वो एक्सट्रीम है। अब आपने दामों की बात की, तो जो दाम बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो पहले जितना दाम था उसके ऊपर है। यानी कि अगर पहले 5% बढ़ा और अब 4% बढ़ा तो 105 हुआ, और 105 के बाद वो 109.1 हो गया। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ये नहीं है कि वो दाम गिरने लगते हैं, वो दाम फिर भी बढ़ते रहते हैं, लेकिन बढ़ने की रफ्तार कम हो जाती है। जी जी तो जो आपने कहा कि हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, वो तो करीब करीब 10% के आसपास करीब पहुंच गया है। जी जी और जैसे वो बढ़ता है तो उसके साथ होता क्या है कि जब वो धीरे धीरे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है वो जब बढ़ने लगता है, और वही तो है जो आम आदमी को जब परेशान करता है। दूसरी बात ये कि जो आपने आंकड़े बताए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, वो तो एक एवरेज है। वो ये नहीं दिखाता कि जो गरीब आदमी है उस पे ऊपर कितना भार पड़ रहा है, क्योंकि उसमें अमीर भी है, मिडिल क्लास भी है, गरीब भी है। तो जो एक बास्केट ऑफ कंजम्पशन है जो हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, उसमें अमीर का कंजम्पशन भी आता है, मिडिल क्लास का भी आता है और गरीब का भी। अब गरीब तो बहुत कम चीजें खरीदता है, वो एनर्जी खरीदेगा, वो जो खाने पीने की वस्तु खरीदेगा, इसी में उसका ज्यादातर पैसा खर्च होता है, और इन्हीं के दाम तेज बढ़ रहे हैं। तो यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दिखा रहा है वो ये सही नहीं दिखा रहा कि कितना असर हमारे गरीब लोगों के ऊपर पड़ रहा है, कितना असंगठित क्षेत्र के ऊपर पड़ रहा है। असंगठित क्षेत्र के ऊपर जो अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बढ़त है करीब 3.25-4% करीब, उससे कहीं ज्यादा है। दूसरी बात ये कि जैसे मैंने कई बार कहा कि जो ब्लैक मार्केटिंग होती है वो दाम हमारे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में तो आता नहीं है। वो तो जो सिर्फ ऑफिशियल रेट होता है वही दिखाया जाता है, और कोई भी दुकानदार ये तो कहेगा नहीं कि मैं जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं काला बाजारी कर रहा हूँ। तो इसलिए काला बाजारी का जो असर है वो बहुत ज़बरदस्त है। और हमने देखा कि जैसे ही जो ये गैस की कमी हुई तो जो सिलेंडर 950 का था वो 3,500-4 हज़ार का हो गया। तो जी अगर आपकी आमदनी 10-11 हज़ार है, जो कि आम एक असंगठित क्षेत्र के मजदूर की आमदनी होती है, तो उसके ऊपर तो 30% इन्फ्लेशन हो गया, 40% इन्फ्लेशन हो गया। तो उसको तो ये 3.5 और 3.25 तो एक मजाक है। और इसीलिए आपने देखा कि जगह जगह परेशानी हुई तो वर्कर ने प्रोटेस्ट किया, चाहे वो जब पंजाब में हो, राजस्थान में हो, वो चाहे यहाँ हरियाणा में हो, नोएडा में हो, और फिर जब सूरत से लोग वहाँ पे पलायन उन्होंने किया। तो आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सारा जो होता है इसका असर तो सबसे ज़्यादा हमारे गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है। जी लेकिन चूंकि हमारे आंकड़े गरीब जो लोगों के जो होते हैं वो आते नहीं हैं, तो इसलिए हम तो जो एक अच्छी अच्छी पिक्चर दिखा देते हैं कि अभी तो हमारा आरबीआई के रेंज के अंदर है, वहाँ पे 4% ±2% माना जाता है। लेकिन जिसको ब्लैक मार्केट में गैस खरीदनी पड़ रही है, जिसके लिए 30% का इन्फ्लेशन हो गया, वो तो जो है इस आंकड़ों में आएगा नहीं। उसी तरह जो बेरोजगारी हो रही है वो भी नहीं आएगी, क्योंकि बेरोजगारी के आंकड़े जब आप देखते हैं तो वो तो सिर्फ ज़्यादातर कुछ ही जो इलाकों से लिए जाते हैं, संघर्ष क्षेत्र से लिए जाते हैं। तो पूरी बेरोजगारी जो मतलब कि जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, वो आंकड़े तो इसमें आते ही नहीं है। तो इसलिए ना तो हमारे रोजगार के आंकड़े जो गरीब आदमी के उसको दर्शाते हैं, ना हमारी जो ये जो महंगाई है वो जो दिखाया जाता है हमारे आंकड़ों में। तो इसलिए हमारे जो गरीब आदमी हैं, असंगठित क्षेत्र के आदमी हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ी है इस युद्ध की। और वजह उसकी सीधी सीधी ये है कि जो हमारे यहाँ एनर्जी की शॉर्टेज हुई, तो एनर्जी की शॉर्टेज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो क्रूड ऑयल से निकलती हैं उनकी भी शॉर्टेज हुई, चाहे वो फर्टिलाइज़र हो, चाहे एल्यूमिनियम हो, चाहे आपका जब प्लास्टिक्स हो, चाहे आपके जो हीलियम गैस वगैरह है। तो तरह तरह की चीज़ों की शॉर्टेज हुई, और जब शॉर्टेज होती है तो दाम बढ़ जाते हैं।
और इसीलिए आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये इनपुट होती हैं और चीज़ों में, तो इनके दाम बढ़ने से और चीज़ों के भी दाम बढ़ने लगते हैं। तो ये वजह है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, ये बीच में जो खुला था, तो एक राहत जो महसूस की लोगों ने, क्योंकि लगा कि अब जो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन ईरान के और अमेरिका के बीच में युद्ध फिर तेज़ हो गया, क्योंकि जो एग्रीमेंट जो साइन हुआ था उनके बीच में, वो एग्रीमेंट एक जल्दबाजी में किया गया एग्रीमेंट था, उसमें चीज़ों को पुख्ता नहीं किया गया था। और ऐसे जो इंटरनेशनल जो रिलेशंस होते हैं, आपको तो इसमें ज़्यादा पता है, वो काफ़ी समय लगाते हैं, वो कोई ऐसे नहीं जल्दबाजी में नहीं हो जाते कि महीने डेढ़ महीने में। उसमें बहुत सारी लीगल लैंग्वेज होती है, बहुत सारे जो इंटरेस्ट छुपे हुए होते हैं जो सामने। तो अभी जैसे कि ये हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे ईरान ने कहा कि नहीं, इस पे तो हमारा ही जो वर्चस्व रहेगा, अमेरिका उसको मानने को तैयार नहीं है, उसी पे बात टूट गई है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि नहीं, सारी शिपिंग पे हमारा कब्जा होगा, लेकिन अमेरिका उसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। और अमेरिका दिखा रहा है कि मेरी ताकत है कि मैं आपको ज़बरदस्त बॉम्बिंग कर सकता हूँ, तो उससे बात बिगड़ गई है। तो अब मुझे लगता है कि जो एग्रीमेंट जो साइन हुई थी, वो एक तरह से रद्दी की टोकरी में चली गई है, दोबारा से कुछ नेगोशिएशन होगा। पर जहाँ बॉम्बिंग चल रही है और जहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तो ऐसा नहीं लग रहा कि वहाँ पे कोई जल्दी बातचीत शुरू होगी। अब सवाल उठता है कि ईरान पे जो हमला हो रहा है, मतलब रोज़ आप सैकड़ों हवाई जहाज़ से बमबारी कर रहे हैं, तो ईरान के ऊपर असर तो बहुत हो रहा है। अब ईरान कितने दिन तक वो झेल सकता है, ये भी देखने की बात है। तो अमेरिका का तो यही है कि हम इतनी बॉम्बिंग कर देंगे कि ईरान को घुटने टेकने पड़ेंगे। ईरान भी जो हमला कर रहा है, वो कह रहा है कि जो हुतीज़ से कि भाई आप जो रेड सी है उसको भी बंद कर दो, और हम जो जहाँ जहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल अमेरिका करता है, वो वेस्ट एशिया के सारे देशों में, वहाँ पे उस पर भी हमला करेंगे। तो यानी कि एक तरह से युद्ध की स्थिति और ज़्यादा बिगड़ती जा रही है इस समय। और अगर बिगड़ती चली गई, तो इसका असर ये होगा कि जो तेल की कमी है, जो बाकी चीज़ों की कमी है, वो और बढ़ जाएगी। और एक बात आपको याद होगी, जब ये एग्रीमेंट हुआ था, तो उस समय ट्रंप ने ये कहा था कि अगर ये युद्ध और 20-25 दिन चला, तो जो तेल की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने स्ट्रेटेजिक रिजर्व से बिलियन बैरल ऑफ ऑयल रिलीज ऑलरेडी कर दिया है, यानी कि उनके रिजर्व भी कम हो रहे हैं। बाकी जगह भी और रिजर्व्स कम हो ही रहे हैं। भारत का रिजर्व हम तो सिर्फ 9.5 दिन का रिजर्व रखते हैं, और चीन है वो भी 6 महीने का रखता है, और अभी तो 4 महीने से ऊपर हो गया है। तो यानी कि सब जगह जो रिजर्व कम होंगे, तो जो तेल के दाम काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकते हैं अगर ये युद्ध ऐसे ही चलता रहा। और जैसे ही तेल के दाम दुनिया भर में बढ़ेंगे, तो जो इन्फ्लेशन का रेट और भी तेज़ हो जाएगा, वो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी बढ़ेगा, बाकी भी आपका बढ़ेगा। तो मेरा मानना है कि सरकार कदम उठा सकती थी लोगों को राहत पहुंचाने की। और क्या कदम उठा सकती थी? वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करे, यानी कि जीएसटी काउंसिल को बुला के और जीएसटी के रेट्स कम करे। खासकर जैसे कि पेट्रोलियम पदार्थ हैं, वहाँ तो एक्साइज ड्यूटी कम की जा सकती है अपने लेवल पे, और स्टेट्स को कहा जा सकता है कि आप उसको कम करें। अब उससे डेफिसिट हमारा बढ़ेगा, तो डेफिसिट को पाटने के लिए सरकार को डायरेक्ट टैक्सेस पे निर्भर होना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्सेस से पैसा उठा के इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करे, तो उसका असर होगा कि जो दाम इतने नहीं तेजी से बढ़ेंगे जैसे कि बढ़ रहे हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से दाम बढ़ते हैं। फिर काला बाजारी रोकना बहुत ज़रूरी है, यानी कि ट्रेड पे अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है, जिससे काला बाजारी ना हो, जिसका असर हमारे लोगों पे पड़ता है। तो ये 2 कदम तो सरकार उठा ही सकती है। और आरबीआई जो है, आरबीआई के हाथ की ये बात नहीं है, ये एक सप्लाई शॉक है। अगर डिमांड की समस्या होती, तो आरबीआई डिमांड कम कर सकता था इंटरेस्ट रेट वगैरह चेंज करके। तो क्योंकि एक सप्लाई शॉक है, तो आरबीआई के कदम यहाँ सप्लाई नहीं बढ़ा सकते, यानी कि एल्यूमिनियम की सप्लाई, फर्टिलाइजर की सप्लाई, ऑयल की सप्लाई, हीलियम की सप्लाई, उस पर कोई आरबीआई के नीतियों का असर पड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए आरबीआई के वश में ये चीज़ नहीं है। पर हाँ, सरकार के उसमें है जो फिस्कल पॉलिसी के चलते हुए ये सारा कर सकती है। और फिर आपने जिक्र किया कि अमेरिका का कि वो जो फोर्स लेबर का है, सरप्लस का है। मेरा मानना है कि अमेरिका को ये समझ मेरा आप वो बात तो आप कह चुके हैं, और वो दोबारा भी कही जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका कहना है कि जो लोग रूस से तेल लेते हैं, जी हाँ, देश रूस से तेल लेते हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे, उनकी ऊपर हम 100% टैरिफ लगाएंगे, जो अगर कानूनन दिक्कत हो रही तो नया कानून बना लेंगे। तो ये बात जो आप कह रहे हैं, उसमें भारत भी आता है। हाँ, 5 बड़े देश आ रहे हैं उसमें, जिन पे 100% ये लगेगा। और 301 वाला जो मामला है, वहाँ पे करीब 60 देश आ रहे हैं, उसमें उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।
यानी कि ये जो अमेरिका एक ना दादागिरी तो कर ही रहा है दुनिया में, जब से ट्रंप आए हैं तो जो मल्टीलैटरलिज्म था उसको खत्म करके बाइलैटरलिज्म कर रहा है। तो वो हर देश पे दबाव डाल रहा है अपने हित के देखते हुए। तो भारत पे वो दबाव डाल रहा है क्योंकि वो चाहता है हमारा कृषि का मार्केट हम खोल दें, हम रूस से ट्रेड कम कर दें, तो जो हम कर नहीं सकते क्योंकि रूस पे हमारी निर्भरता काफ़ी है। अभी तो अगर आपने देखा पिछले 2 महीने करीब करीब 50% हमारा क्रूड तो वहाँ से आया। तो हमारे जो क्रूड की परेशानी नहीं हुई पिछले 4 महीनों में ज़्यादा है, वो इसीलिए क्योंकि रूस से हमने लिया। अब अगर रूस से बंद कर देंगे तो आप देखें कि जब दुनिया में जो शॉर्टेज है क्रूड की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि रूस एक बड़ा सप्लायर है। तो अगर जो हमारा वहाँ से बंद हुआ तो हमको और कहीं से लेना पड़ेगा। तो बाकी जो सारे देश, तो एक तरफ जब पश्चिम एशिया से नहीं आएगा, दूसरी तरफ रूस से नहीं आएगा। तो ये मतलब कि जो 20% की जो कमी बताई जा रही थी वो 30% की कमी हो जाएगी, तो वो और भी ज़्यादा परेशानी होगी। तो इसलिए अभी तक तो आपने देखा कि अमेरिका कहता था चलो अभी आप जो ईरान से खरीद लो, आपको छूट दे दी, रूस से खरीद लो जिससे कि कच्चे तेल के दाम तेजी से ना बढ़ें। अब अगर रूस पे भी प्रतिबंध लगा दिया और 100% का वो बात चल रही है, तो फिर होगा क्या कि और ज़्यादा शॉर्टेज आएगी, और ज़्यादा दाम बढ़ जाएंगे और दुनिया में मतलब सब जगह बढ़ेंगे। अमेरिका में भी आपने देखा कि जो गैसोलीन का दाम है वो $4 से ऊपर चला गया था, अभी थोड़ा रिलीफ है, वहाँ पे कम हुआ है। लेकिन अगर वजह क्रूड ऑयल इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े तो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो अमेरिका जो कर रहा है वो दबाव डाल रहा है, पर उससे दुनिया में तहस नहस होगा। कैपिटलिज्म का जो क्राइसिस है वो और ज़्यादा गहराता चला जाएगा। कैपिटलिज्म एक क्राइसिस में आ गया क्योंकि आपने मल्टीलैटरलिज्म को चेंज करके बाइलैटरलिज्म कर दिया। जो अमीर देश हैं उनमें भी टूट हो गई क्योंकि आपने ग्रीनलैंड में दबाव डाला, कनाडा पे दबाव डाला, मेक्सिको पे आप दबाव डाल रहे हैं। यूरोप से आपने जो 15% की ड्यूटी लगा रहे हैं उन पे, जबकि आपके ऊपर वो 0% लगाएंगे। उनसे $600 बिलियन का आप इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। तो कुल मिला के यूरोप भी बहुत खुश नहीं है इस समय अमेरिका से। तो जो जो रिच नेशन का ग्रुप है वो भी मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे बिखर सा रहा है। तो ये जो एक दुनिया में जो जियो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी तेज़ी से बदल रही है। तो भारत भी उसमें अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सब जगह साइन कर रहा है। ब्रिटेन से साइन कर लिया, वो यूरोप से साइन कर लिया, अभी न्यूजीलैंड गए तो न्यूजीलैंड से कर लिया। तो ये जो हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हैं इनसे हमको फ़ायदा नहीं होता है। होता यह है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमज़ोरी से जो और देश हैं वो हमें ज़्यादा एक्सपोर्ट कर लेते हैं, हमारा एक्सपोर्ट उतना नहीं बढ़ता। तो हमने देखा कि जापान के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ हुआ, तो उनका ट्रेड बढ़ गया, उनका एक्सपोर्ट बढ़ गया, हमारा उतना नहीं बढ़ा, तो हमारा डेफिसिट बढ़ गया। तो क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में कमज़ोर हैं तो हम इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते जितना कि दूसरे देश फ़ायदा उठा के वो हमारे तरफ एक्सपोर्ट कर लेते हैं। जी। तो इस समय मेरा मानना है कि सरकार की जो नीति है वो एक तरह से बहुत कंफ्यूज नीति है, क्योंकि वो उनको जो करना चाहिए अंदर वो नहीं कर रहे, जो टेक्नोलॉजी पे करना चाहिए या जहाँ पे प्रतिबंध लगाने चाहिए वो नहीं कर रहे। और ये कहा जा रहा है कि नहीं हम तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम तो 40 देशों से जब पेट्रोलियम पदार्थ ले रहे हैं, पहले तो 20 से लेते थे। तरह तरह से जस्टिफाई किया जा रहा है, पर जो असलियत है, जो असली परेशानी है उसकी तरफ ध्यान ठीक से आकर्षित नहीं हो रहा है। और जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसकी भी हालत बहुत खस्ता है। अच्छा, स्टॉक मार्केट की हालत खस्ता है, वो लगातार पिट रहा है। स्टॉक में जो लोग पैसा लगाते हैं, चाहे छोटे निवेशक हों, चाहे बड़े निवेशक हों, सबका मुनाफा लगातार घट ही रहा है। तो धीरे-धीरे क्या भारतीय अर्थव्यवस्था इस हालत में नहीं पहुँचती जा रही है कि गरीब आदमी को तो पहले भी कुछ नहीं मिलता था, आज भी कुछ नहीं मिलता है। जो गरीब से थोड़े से बेहतर स्थिति में थे, वो गरीबों वाली स्थिति में पहुँचते जा रहे हैं। और जो लोग थोड़े से खुशहाल थे, उनको भी इस बात पे शक होता जा रहा है कि हम अपनी खुशहाली को कायम रख पाएँगे या नहीं रख पाएँगे। क्योंकि ये तो सिलसिला थम ही नहीं रहा है दुनिया में संकट का, और भारत सरकार के पास इस संकट में हस्तक्षेप करने का या इस संकट को, आपदा को अवसर में बदलने का ना कोई तरीका है, ना कोई युक्ति है उनके पास, कुछ भी नहीं है ऐसा। ये तो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। और अमेरिका लगातार इनको स्क्वीज़ कर रहा है, इनको निचोड़ रहा है। देश की जनता के ऊपर जो छवि जा रही है, यानी जो लोग थोड़ा बहुत भी आर्थिक मामलों में दिलचस्पी रखते हैं या सोचने समझने का जिनमें सामर्थ्य अभी बचा है, अ अ, या रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ क्षण वो निकाल पाते हैं इन मसलों पे सोचने के, वो लोग तो ये मानने लगे हैं कि भाई भारत पूरी तरीके से, वो जैसे कि एक उसको नींबू को या इस संतरे को एक व्यक्ति, ताकतवर व्यक्ति निचोड़ता है ना, ताकि उसका जूस पी ले, तो उसको लगातार वो अमेरिका इनको निचोड़ रहा है बुरी तरीके से।
चीन से भारत के संबंध अच्छे हैं नहीं, वहां से तो कोई आप किसी तरह का कोई सकारात्मक आर्थिक सहयोग की कोई संभावना वहां पे चीन के साथ हो नहीं सकती। चीन ने आपके बहुत विशाल मार्केट पे कब्जा कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में चर्चाएं चल रही हैं कि साहब वित्त मंत्री को हटा दिया जाएगा, उनकी जगह किसी और को ले आया जाएगा, शक्तिकांत दास को ले आया जाएगा, किसी और को ले आया जाएगा। वो भी नहीं हुआ, वो चर्चाएं चल के रह गई। तो कुछ सरकार क्या बिल्कुल हाथ पे और मोदी दरादन यात्राएं, विदेश यात्राएं कर रहे हैं, इनाम बटोर रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई सरकार इस तरह की आचरण करती है क्या? देखिए या ये कोई और सरकार होती वो भी ऐसा ही करती क्या? देखिए ये मजबूरी है भाई, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। नहीं, ऐसा है कि आपको पॉलिसी जो है वो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म पॉलिसी आपकी एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। अभी एक कंफ्यूजन हो गया है क्योंकि हमने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि हम विश्व गुरु हैं, हम दिखावे पे निर्भर करते हैं, हम जनता को ये दिखाते रहते हैं कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, कि हमारी तो फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकॉनमी है। जबकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी ग्रोथ रेट 7% नहीं हो तो 2-2.5% ही है, क्योंकि हम असंगठित क्षेत्र को तो ढंग से लेते नहीं है और असंगठित क्षेत्र में गिरावट है। तो तरह तरह से एक ये हवाबाजी हो रही है, क्योंकि जो आपने एक पिक्चर ऐसी पेंट कर दी कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा है, हमने तो गरीबी भी जो कम कर दी है वगैरह वगैरह। तो अब उस पिक्चर को बनाए रखने के लिए कि हम तो विश्व गुरु हैं, सब देश हमें इनवाइट कर रहे हैं, सब देश हमें मेडल दे रहे हैं, सब देश हमें जो अपने टॉप जो अवार्ड्स हैं वो दे रहे हैं, है ना, ये एक अपनी छवि बनाने की बात है ना। लेकिन जो असलियत है हमारे देश में, जैसे कि आपने स्टॉक मार्केट की बात से शुरू किया, तो स्टॉक मार्केट में तो आप ये देखिए बड़ी इकाइयां ही होती हैं, तो बड़ी इकाइयां तो 6,000 ही हैं, है ना, जबकि हमारे देश में 7 करोड़ तो माइक्रो यूनिट्स हैं और 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट्स हैं। तो स्टॉक मार्केट उनका जो परेशानी के तो रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो इसलिए हमारी जो अर्थव्यवस्था की असलियत है वो स्टॉक मार्केट से हम नहीं जज कर सकते। दूसरी बात यह है कि हमारे स्टॉक मार्केट में जो डॉलर में रिटर्न है वो कम हो गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट 2024 सितंबर के बाद से बाहर जा रहा है और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी कम हो गया है। अक्टूबर के बाद तो बीच में वो काफ़ी गिर गया था, अभी पिछले 1-2 महीनों में जरूर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट थोड़ा बेहतर हुआ। और उसके पीछे वजह ये है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं वो नहीं कर पाई जो बाहर की टेक्नोलॉजी कंपनियों ने किया। अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनियां जो 7 बड़ी हैं उनमें बेतहाशा उन्होंने जो कमाया है, वो अब ट्रिलियनर्स हो रहे हैं, है ना। उनकी जो एनवीडिया की कंपनी है उसका जो मतलब जो मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे जीडीपी से भी ज़्यादा हो गया, है ना। वो छोटी सी कंपनी है और उसका जो इतना हो गया, तो इसलिए अब यहाँ से कैपिटल निकल के वहाँ जा रहा है। और उसी तरह से साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया ने भी जो कंपनियां हैं, कुछ कंपनियों ने बहुत अच्छा किया जिन्होंने एआई में है, उसी तरह से ताइवान है चिप मेकिंग में बहुत अच्छा किया। तो वहाँ पे यानी कि आप देखें तो 2026 में जो स्टॉक मार्केट दाम दुगने हो गए, जबकि हमारे यहाँ तो जो वो गिरावट पे है स्टॉक मार्केट, है ना। तो डॉलर में रिटर्न बाहर ज़्यादा है, तो इसलिए कैपिटल और भी ज़्यादा तेजी से बाहर जा रहा है। इसलिए सरकार को प्रावधान करने पड़े या आरबीआई को और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि किसी तरह से डॉलर हम और कमाएं, डॉलर बाहर से आए। तो जैसे कि मैंने कहा आपके शो में पहले भी कि हमारा जो रिजर्व है वो तो बोरोड रिजर्व है, वो तो उधार में लिया हुआ है ना, वो उधार का रिजर्व है और इसलिए वो गिर सकता है और गिरता जा सकता है। तो जो जितना सोचा गया था उतना डॉलर आया नहीं, इसलिए आपने देखा कि जब से ये युद्ध शुरू हुआ तब से हमारे रिजर्व करीब 60 से 70 बिलियन डॉलर गिर गए हैं, है ना। तो इसको रोकने की सरकार को वो जरूरत है। पर जो स्टॉक मार्केट है उसमें अनिश्चितता के चलते हुए इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट जो संग्रहित क्षेत्र में वो कई वजहों से कम हो रहा है। एक तरफ तो हमारा क्रोनी कैपिटलिज्म है, तो हमारे यहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो जिनको खतरा लगता है वो देश छोड़ के चले जाते हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं। और जब उनको पता है कि भाई किसी को फेवर किया जाएगा, उनको नहीं फेवर किया जाएगा, तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। और गैर बराबरी बढ़ने से हमारे यहाँ डिमांड कम हो जाती है और डिमांड कम हो जाने से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम होता है, तो फिर इन्वेस्टमेंट गिर जाता है। तो यानी कि कई तरह से इन्वेस्टमेंट पे असर हो रहा है। और जब इन्वेस्टमेंट पे असर होता है तो आपकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है, और जब ग्रोथ रेट कम हो जाती है तो फिर आपके पास कोई चारा नहीं होता। आप पब्लिक इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा सकते हैं, बजट में आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका असर ये नहीं होगा कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, क्योंकि जब तक डिमांड नहीं होगी, जब तक आप क्रोनी कैपिटलिज्म से डील नहीं करेंगे, तो जो मॉडल है डेवलपमेंट का, मेरा मानना है वो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ही गलत है। क्योंकि अगर आप संगठित क्षेत्र को फेवर करेंगे, असंगठित क्षेत्र को धराशायी करेंगे, क्रोनी कैपिटलिज्म करेंगे, तो आपका जो ग्रोथ है वो बहुत नैरोली हो जाएगा, वो बहुत कुछ लोगों के ऊपर निर्भर होगा। जो असंगठित क्षेत्र जहाँ पे 94% लोग हैं, उनकी आमदनी अगर रियल टर्म में गिर रही है तो डिमांड कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार का जो मॉडल है, जो उन्होंने एक क्रोनी कैपिटलिज्म का मॉडल अपनाया था, वो सही मॉडल नहीं है।
और हमारे जो क्रोनीज हैं, जो बड़े बड़े जो जिसको जो चाय बॉल की तरह बनाया जा रहा है साउथ कोरिया के, तो वो R&D तो करते नहीं है, ना अडानी करते हैं, ना अंबानी करते हैं, ना टाटा करते हैं, ना जिंदल करते हैं। जबकि जो वहाँ के चाय बॉल हैं, उन्होंने ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया, चाहे सैमसंग हो, चाहे ह्यूंडई हो, चाहे बाकी हो, और उन्होंने ग्लोबल मार्केट कैप्चर किया। हमारे यहाँ जो है वो अंदर के मार्केट को ही कैप्चर करने में लगे हैं, तो इसलिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में वो कुछ कर नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ जरूर अब जो आईफोन असेंबल हो रहा है, पर जो उसके बेसिक जो कंपोनेंट्स है R&D के, वो तो बाहर से आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो छोटा मोटा वो जो मतलब जो प्लास्टिक के पार्ट्स हैं, इस तरह की वो चीज़ें हो रही हैं, पर जो चिप मेकिंग वगैरह है, जो सेमीकंडक्टर्स का है, वो अब जाके सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन आपने देखा कि जब आज से जब 4 साल पहले वेदांता का एक एग्रीमेंट होना था TSMC से कि यहाँ पे गुजरात में वो जो एक चिप का प्लांट बनाएंगे। वो चिप कौन सी थी? वो 48 और 54 नैनोमीटर वाली चिप थी, और आज जो चिप्स बना रही हैं, जो एडवांस चिप्स हैं, वो 2, 3, 4 नैनोमीटर वाली चिप्स हैं। तो हम अभी मतलब बहुत पीछे हैं, तो हमें टेक्नोलॉजी कोई नहीं देने वाला, तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर ध्यान देना पड़ेगा। और हमारी सरकार है वो R&D पे ध्यान नहीं दे रही, शिक्षा पे नहीं ध्यान दे रही। R&D तो तभी सक्सेसफुल होगा जब आप शिक्षा अच्छी करेंगे, चाहे आपकी प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो। अगर वो अच्छी नहीं होगी तो आप R&D में भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। तो इसलिए सरकार के एक ये लॉन्ग टर्म नीति होनी चाहिए कि हम स्ट्रेटेजिकली कैसे आगे बढ़ेंगे, कि कम से कम 10 साल में तो हम R&D में आगे निकल जाएं। अभी तो ये लग नहीं रहा कि हम ऐसी कोई जो बड़ी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। हम इन्वेस्टमेंट जरूर कर रहे हैं कि हम जो फैब के प्लांट्स और आसाम में और यहाँ वहाँ कुछ लगा रहे हैं सेमीकंडक्टर के प्लांट्स, पर अभी कोई स्ट्रैटेजी नहीं दिख रही कि हम एजुकेशन में क्या करेंगे। अभी यहाँ पे सोनम वांगचुक हैं, वो तो जब बैठे हुए हैं कि भाई आप जो करिए, शिक्षा मंत्री को बदलिए, है ना। पर सवाल ये उठता है कि शिक्षा मंत्री को भी बदलिए, और शिक्षा का जो सारा का सारा आपका तंत्र है उसको बदलने की जरूरत है, जहाँ पे फेक डिग्री सर्टिफिकेट आ जाते हैं, जहाँ पे ये चीटिंग हो जाती है क्योंकि आपने इतना प्राइवेटाइजेशन और कमर्शलाइजेशन कर दिया है। तो मतलब ये नीति जो है एक बहुत बड़े लेवल पे बदलनी पड़ेगी। जो अभी तक हम नीति चला रहे हैं, उस नीति से हम जो कोई दुनिया में कम्पीट नहीं कर पाएंगे। और खासकर जैसे AI आ रहा है, जैसे वेदर चेंज हो रहा है, जिसमें कि भयंकर गर्मी वगैरह पड़ रही है जगह जगह, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में तो हमें बड़े केयरफुली अपना एक रास्ता बनाना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में कम से कम हमारे ऊपर बहुत ज्यादा चोट ना लगे। अभी तो चोट लगी रही है, तो जी उसके लिए हमें अपना जो सोच बदलनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आपने बहुत विस्तृत समीक्षा की और आपकी बात से पूरी तरह स्पष्ट है, और मैं आपसे सहमत भी हूं कि मौजूदा संकट से निकलने के लिए सरकार के पास कोई भी सुचिंतित ब्लूप्रिंट नहीं है, जी कोई हाँ। भी रोड मैप इनके पास नहीं है। ना शॉर्ट टर्म अल्पावधि के लिए कोई रोड मैप है, ना मिड टर्म के लिए, मध्यावधि के लिए कोई रोड मैप है, ना लॉन्ग टर्म दीर्घावधि के लिए कोई रोड मैप है। सरकार के पास कुछ भी नहीं है। सरकार पहले जैसा चल रहा था, जो पहले से ही ठीक नहीं था, उसी को लगातार चलाए 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 रख रही है। और जैसा कि ऐसी परिस्थिति में सब चीजें वैसी नहीं चलती हैं, उसके अंदर भी बहुत तेजी के साथ में गिरावट आ रही है। और ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि हम लोगों की चुनी हुई सरकार इस न संकट को न समझ रही है, ना उस संकट से निकलने की कोई तरकीब बना रही है, ना आजमा रही है। पता नहीं इतने ज्यादा उनके पास आर्थिक सलाहकार हैं, वो क्यों नहीं उनको कोई सलाहकार देते। कम से कम कोई कहे तो उनसे जाके भाई आप कीजिए। हम लोगों की आवाज तो जहां तक पहुंचनी है वहां तक पहुंचेगी। हम लोग तो नई परख के दर्शकों के लिए बोलते हैं और समीक्षा करते हैं, लेकिन जिनकी आवाज सरकार तक पहुंचती है, उनको चाहिए कि वो कम से कम सरकार से कहें कि भाई इसमें कुछ किया जाए, वरना तो भारत को बहुत बुरे दिन देखने वाले हैं। बहुत बुरे दिन भारत के आने वाले हैं। बहुत बहुत जी हाँ। शुक्रिया प्रोफेसर साहब। धन्यवाद। तो जल्द ही इसी तरह के प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्ते।